नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियरिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भारत सिंह आपके लिए लेकर के नहीं आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। मित्रों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके पास लेकर के नहीं आए हैं और टॉपिक का नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, जो भारतीय संविधान का फर्स्ट भाग है। पहला जो भाग है, हम पहले भाग को पढ़ेंगे, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर कितने तक है, 4 तक। मित्रों, आप सुने यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको अक्सर हम अपने किताबों में पढ़ने से उनको रह जाते हैं और उनको हम छोड़ देते हैं। हमको यहाँ पर जो भी कुछ है इस भाग के अंतर्गत सभी को लेकर के नहीं चलना है। मित्रों, हमारी जो क्लास है वो उसे आप हमारी पूरी क्लास को देखें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके पास है ये जो वीडियो है जो पहुंच सके। अब हम शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो यही है, भारतीय संविधान का भाग 1 में क्या है। भारतीय संविधान के भाग 1 में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन आपके पास दूसरा बनेगा, भाग 1 या संघ व उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के कितने आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं कि पहला जो अनुच्छेद है उसमें क्या आता है। अनुच्छेद संख्या अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है इसे समझो अब आप। ठीक है, अनुच्छेद 1 में है क्या, ये क्या कहता है अनुच्छेद 1। देखिए, अनुच्छेद जो 1 है बेहद ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत आता है संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 1। देखो मित्रों, यहां पर दो बातें, जो संघ का नाम है और उसका राज्य क्षेत्र है, ये दो बातों का उल्लेख करता है। वैसे हम थोड़ा सा इसको समझें कि जो भारत है, जो संघ है, संघ का जो नाम है, संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा, जो राज्यों का एक संघ होगा। देखिए मित्रों, ये कहता क्या है कि संघ का नाम वह उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ का जो नाम है वो क्या बता रहा है यहाँ पर, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात क्या होगा, इंडिया। जो राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। जो भारत जो देश है वो राज्यों का एक संघ है। देखो मित्रों, हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर के नहीं चलते हैं कि ये दो बातों को का उल्लेख करता है। ये कितनी बातों को स्पष्ट करता है, दो बातों को स्पष्ट करता है। पहली बात जो है वो है संघ का नाम। संघ के नाम की यदि बात करें, जो हमारा देश है, जो संघ है, उसका जो नाम है, एक तो प्राचीन नाम मिलता है भारत, और दूसरा जो है, दूसरे की बात करें वो मिलता है इंडिया, जो आधुनिक नाम है। आधुनिक नाम कौन सा है, इंडिया। प्राचीन नाम कौन सा है, भारत। यानी दो नामों का उल्लेख मिलता है। यानी इसके ऊपर हमारी जो संविधान सभा है उसमें कोई ज्यादा मतभेद नहीं हुआ और ये दोनों नामों को स्वीकार कर लिया। प्राचीन नाम भारत और आधुनिक नाम है इंडिया। ये तो पहली बात है। हमने कहा कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है, वो संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा, जो राज्यों का एक संघ होगा। ये दो बातों को स्पष्ट करता है। पहली बात है संघ का नाम, जो पहली जो बात है वो क्या है, संघ का नाम, और संघ के नाम में क्या है, भारत अर्थात इंडिया। अब हम दूसरी बात के पास चलते हैं। दूसरी क्या कहता है ये, यानी दूसरी बात क्या है, और दूसरी है नंबर 2, राज पद्धति का प्रकार। राज पद्धति का प्रकार किसका प्रकार है, राज पद्धति। और राज पद्धति भी दो प्रकार की है। देखो, पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि भारतीय संघ राज्यों के
समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका। देखो पहली लाइन को आप समझें कि भारत जो है, भारतीय जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका जो देश है उसमें जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम है। जैसे अमेरिका जो है वहां पर जो 50 राज्य हैं और उनसे मिलकर के नहीं अमेरिका बन रहा है, उन्होंने एक समझौता कर रखा है। यानी भारतीय जो संघ है उसके अनुसार नहीं है, भारतीय जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिका जो संघ है वो राज्यों के समझौते का क्या है, परिणाम है। दूसरी बात देखें आप, दूसरी बात यह है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। देखिए मित्रों कितनी अच्छी बात बोली है कि राज्य जो हैं, हमारे जो राज्य है, जैसे आज 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों को हमारा जो संघ है, भारतीय जो संघ है, उससे उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, अर्थात विभक्त होने का अधिकार नहीं है। एक बार आप पूरे अनुच्छेद 1 को देखें, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में लिखा है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। देखो पहला तो आपके पास यही क्वेश्चन है कि संघ व उसका राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 1। संघ व उसका राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में आता है, 1। अब संघ का नाम, ये कॉन्सेप्ट है, दो बातों को इंगित करता है, दो बातों को स्पष्ट करता है। पहला है संघ का नाम। अब जो संघ का नाम है वो भारत में मिलता है, क्या मिलता है, इंडिया भी। अर्थात आपके पास क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है उसमें भारत को कितने नामों से जाना गया है या कौन कौन से नामों से जाना गया है। तो दो नाम है, एक भारत है, दूसरा क्या है, इंडिया। जो राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब है कि राज्य पद्धति किस प्रकार की है, हमारे जो राज्य पद्धति है वो किस प्रकार की है। तो मित्रों पहली बात यह है कि भारतीय जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। दूसरी बात यह है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार भी नहीं है। अब अगली एक बात देखिए, बहुत अच्छी बात है, हम यहां पर समझने का प्रयास करें कि देखो एक शब्द होता है फेडरल, और ये फेडरल शब्द अमेरिका में, कहां पर है, अमेरिका में फेडरल शब्द है। तो भारत में फेडरल शब्द नहीं मिलता और यहां पर शब्द क्या मिलता है, यूनियन। तो भारत में देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है कि भारत में फेडरल शब्द की जगह कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है, यूनियन। यानी भारत में फेडरल शब्द की जगह जो शब्द का उल्लेख हुआ है, कौन से शब्द का हुआ है, यूनियन। यानी जो संघ है, भारतीय जो संघ है, संघ की बात करें तो वहां पर फेडरल होता है, लेकिन फेडरल का शब्द, जो फेडरल शब्द है उसकी जगह भारत ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, भारतीय संघ जो भारत का जो संघ है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है मित्रों, यूनियन। ठीक है, कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, यूनियन का। इस प्रकार हमारा पूरा पहला एक अनुच्छेद पूरा होता है। कौन सा अनुच्छेद पूरा होता है, 1। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम है और उसका राज्य क्षेत्र है। तो संघ के नाम की यदि हम बात करें तो संघ के कितने नाम मिले हमको, 2। पहला प्राचीन नाम भारत है और आधुनिक नाम इंडिया है। दूसरी बात करें, जो राज्यों का एक संघ होगा, यानी राज्य पद्धति को दर्शाता है। राज्य पद्धति किस प्रकार की है, तो राज्य पद्धति की बात करें कि ये दो बातें इसमें आई हैं। भारतीय जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में जो संघ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम है, जबकि भारत में नहीं है। भारत में जो राज्य हैं, राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार भी नहीं है, अर्थात जो भारत के जो राज्य हैं वो भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। भारत में फेडरल शब्द है, जो अमेरिका का एक शब्द है, फेडरल शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। मित्रों हमारा पहला अनुच्छेद पूरा होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला जो अनुच्छेद है अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अनुच्छेद संख्या
2। कौन सा अनुच्छेद है? 2। देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 2 ये कह रहा है संसद विधि द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश या स्थापना दे सकेगी। देखिए मित्रों, अनुच्छेद 2 में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि संसद विधि के द्वारा, संसद विधि का मतलब होता है कानून, विधि के द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश या क्या दे सकेगी? स्थापना दे सकेगी। यदि कोई भी नया जो राज्य है वो भारतीय संघ में प्रवेश कर रहा है, भारतीय संघ में आ रहा है, भारत देश के अंतर्गत आ रहा है, तो उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद विधि के द्वारा लेकर के नहीं आएगी, संसद कानून बना करके नहीं लेकर के नहीं आएगी। यानी नए राज्यों को भारतीय संघ में जो प्रवेश देती है वो कौन देती है? संसद देती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देती है? 2 के अंतर्गत देती है। देखो किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे। पहला क्वेश्चन यही है कि भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? 2। भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश निम्नलिखित में से कौन देगी? तो कौन देता है? संसद देता है। संसद किस प्रकार देता है? विधि के द्वारा देता है। लेकिन मित्रों एक मिनट, एक बहुत अच्छा एक बात आई है और वो आपके पास है अनुच्छेद संख्या 2 क। ठीक है, 2 क। देखो ये क्या कह रहा है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 की यदि हम बात करें तो यहां पर जो सिक्किम है, कौन सा है? सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। कौन से राज्य का दर्जा दिया है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। देखो थोड़ा सा बात को समझना। वैसे हम ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई नया राज्य भारत में प्रवेश करे, तो उसे अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद विधि के द्वारा प्रवेश कराएगी। यानी ये काम कौन करती है? संसद करती है। लेकिन ये देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 2 के, यहां पर सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया है, यानी 1975 के अंतर्गत दिया है। आपका इस प्रकार कौन सा अनुच्छेद हो रहा है? 2। मित्रों आपने 2 अनुच्छेद पढ़े, एक नंबर 1 और दूसरा कौन सा है? नंबर 2। पहले की बात करें, पहला जो अनुच्छेद है उसमें तो था संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ के नाम की यदि हम बात करें, संघ के नाम, तो संघ का नाम क्या आया था? भारत, अर्थात इंडिया। एक प्राचीन नाम, एक आधुनिक नाम। और दूसरा आया था राज्य पद्धति, राज्यों का एक संघ होगा, राज्य पद्धति का प्रकाश, जिसमें हमने 2 बातें कही थी। और 2 बातों की यदि हम बात करें तो पहली थी कि जो भारतीय राज्य हैं, जो भारतीय संघ है, वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है जैसे अमेरिका में है। दूसरा है भारत के जो राज्य हैं उनको संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। अब अनुच्छेद 2 आया और 2 क्या कह रहा है कि संसद विधि के द्वारा नए राज्यों को संघ में प्रवेश या स्थापना दे सकेगी। अनुच्छेद 2 के 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए अनुच्छेद 2 है उसमें 2 बातें याद रखनी है। नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कौन देती है? संसद देती है। नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कौन देती है? संसद विधि के द्वारा देती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत देती है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत देती है। ठीक है मित्रों, हमारी जो क्लास है आपको किस प्रकार लग रही है? यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि कोई बातें समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के भी क्वेश्चन करें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। द इंजीनियरिंग परिवार जो है आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और रहेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 3। अनुच्छेद संख्या 3 कौन सा अनुच्छेद आया? 3। देखिए बहुत अच्छा अनुच्छेद आया है, अनुच्छेद संख्या 3। समझिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 ये कह रहा है कि संसद विधि
द्वारा, यानी संसद कानून बना करके नहीं कौन कौन से काम कर सकती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, वो देखें आप। पहली एक बात है कि 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है राज्यों के भागों या क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। देखिए, यानी संसद को यह अधिकार है कि वो 2 या 2 से कोई 2 राज्य हैं, उनके किन्हीं भागों को मिलाकर या 2 राज्यों को आपस में मिलाकर एक राज्य का क्या कर सकती है, निर्माण। देखो आगे क्या लिखा है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे। मान लो कोई राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, कोई भी राज्य है, उनका क्षेत्र बढ़ा दे, उनको कुछ क्षेत्र दूसरे राज्य का दे दे। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी राज्य का क्षेत्र घटा दे, किसी का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी का क्षेत्र घटा दे। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दे, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दे। और लास्ट है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दे। ये काम कौन करती है, संसद करती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी, 3। देखो थोड़ा समझें आप बात को। संसद कानून बनाकर, विधि के द्वारा संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। कौन से अनुच्छेद में, 3 में। देखो अनुच्छेद 2 में क्या था, नए राज्यों को प्रवेश दिया जाएगा, नए राज्यों को प्रवेश 2 में दिया जाएगा, जबकि 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण जो किया जाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा, 3। और यह काम भी कौन करेगी, संसद। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने का काम भी कौन करेगी, संसद। कोई राज्य है, उसका क्षेत्र बढ़ा दे, किसी राज्य का क्षेत्र घटा दे, कोई राज्य है और उसका क्षेत्र घटा दिया जाए, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दे, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दे, उड़ीसा, ठीक है। तो जो क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन किया जाता है, राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये काम भी कौन करते हैं, संसद करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी, 3। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार आपके पास आ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, किसी राज्य, कोई राज्य है और किसी राज्य के नाम को बदलने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ध्यान रहे, किसी भी राज्य का जो नाम बदल सकती है, उसके नाम में जो परिवर्तन कर सकते हो कौन करेगी, संसद करेगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी, 3। अगला आपके पास क्वेश्चन है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ध्यान रहे, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कौन करेगी, संसद करेगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी, 3। किसी का क्षेत्र घटा दे, किसी का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी राज्य का क्षेत्र घटा दे, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे, काम भी कौन करती है, संसद करती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी, 3 के अंतर्गत करेगी। अब मित्रों थोड़ी सी आप बात समझो। मान लीजिए हम ये देखें कि राजस्थान राज्य है, उसका नाम बदला जा रहा है, राजस्थान का कोई क्षेत्र किसी दूसरे को दिया जा रहा है, राजस्थान को किसी दूसरे का क्षेत्र दिया जा रहा है, यानी राजस्थान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है। समझो थोड़ा सा, तो ये काम कर कौन रही है, संसद कर रही है। लेकिन ये सभी जो काम होते हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से होते हैं,
पूर्व मंजूरी, मंजूरी पूर्व मंजूरी से ही कहां पर पेश किए जाएंगे? संसद में पेश किए जाएंगे। संसद में क्या किए जाएंगे? पेश किए जाएंगे। यानी ये सभी काम संसद में, संसद करती है। कोई राज्य है उसके क्षेत्र को बढ़ाना, किसी का घटाना, किसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सभी काम संसद करेगी। लेकिन किसकी पूर्व मंजूरी से करेगी? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से करेगी। आपके पास बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है कि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संसद किसकी पूर्व मंजूरी से करेगी? तो किसकी पूर्व मंजूरी से करेगी? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से करेगी। अच्छा मित्रों, एक है आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आप ये बताएं कि मान लीजिए हमारा राज्य है और उसकी सीमाओं में क्या किया जा रहा है? परिवर्तन किया जा रहा है। और कर कौन रही है? संसद कर रही है। तो क्या जो हमारे राज्य की जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल से ये इसके ऊपर तर्क वितर्क किया जाएगा? क्या उसे पूछा जाएगा? सीधी भाषा में बात करें हम कि उसे पूछा जाएगा कि हम आपके राज्य की विधानमंडल में जो आपका जो राज्य है उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, तो विधानमंडल क्या कहेगी? थोड़ी देर के लिए सोचो। हम जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर रही है। कौन कर रही है? संसद कर रही है। किसकी पूर्व मंजूरी से कर रही है? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से कर रही है। अब जो संसद है या राष्ट्रपति जी हैं, वो इस बात को राजस्थान के विधानमंडल में लेकर के नहीं आएंगे। राजस्थान के विधानमंडल के पास एक क्वेश्चन आया कि हम आपके राज्य की सीमाओं में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे राजस्थान की विधानमंडल जो है वो मना कर दे कि हमको हमारे राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं करना, नाम को लेकर के नहीं परिवर्तन आ रहा है, और हमारे राजस्थान की विधानमंडल मना ये कर दे कि हमको हमारे राजस्थान के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं करना, तो क्या वो परिवर्तन होगा या नहीं होगा? आप जवाब देने का प्रयास करें कि वो परिवर्तन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि संसद ने तो ये कह दिया कि हम आपके राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं। और वो आया कहां पर है? वो बात कहां पर आई है? हमारी विधानमंडल में आई है, राजस्थान की विधानमंडल में आई है। तो राजस्थान की विधानमंडल ने मना कर दिया, ये कहा कि हम हमारे राज्य की सीमाओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, कोई फेरबदल नहीं करना चाहते। तो क्या वो फेरबदल होगा या नहीं होगा? मित्रों, वो फेरबदल होगा। विधानमंडल की बातों को मानने के लिए जो संसद है वो बाध्य नहीं है, वो परिवर्तन फिर भी होगा। विधानमंडल चाहे तो अपना फैसला दे या ना दे, फिर भी वो परिवर्तन होगा। किस अनुच्छेद में लिखी गई बातें? ये अनुच्छेद 3 में ये बातें लिखी गई हैं। मित्रों, यहां तक है हमने आपको 3 अनुच्छेद पढ़ाए हैं। यदि किसी लड़के को कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर के हमसे पूछताछ कर सकते हैं, और हम बार बार प्रयास करेंगे कि कहीं पर यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। हमने आपको 3 अनुच्छेद पढ़ाए, उम्मीद करते तीनों अनुच्छेदों में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में हमने क्या लिखा है कि संसद विधि के द्वारा, संसद है कानून बनाकर, 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों या क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण। किसी राज्य का क्षेत्र भी कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ा सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र कौन घटा सकती है? संसद। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद। लेकिन ये सभी काम किसकी पूर्व मंजूरी से किए जाते हैं? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगी ये सारी बातें? अनुच्छेद संख्या 3 के अंतर्गत ये सभी की सभी बातें आती हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद संख्या 4। कौन सा अनुच्छेद आया है? 4। देखो मित्रों, अब आप समझो अनुच्छेद 2 में आपने क्या लिखा था? कोई नया राज्य है, कोई बाहरी राज्य है, उसको भारतीय संघ में प्रवेश किया जा रहा है, तो वो काम कौन करती है? संसद। किसी राज्य का क्षेत्र घटाने का काम, किसी का क्षेत्र बढ़ाने का काम, किसी की सीमाओं में परिवर्तन, किसी के नाम में परिवर्तन, ये काम भी कौन करते हैं? संसद करते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद संख्या 2, अनुच्छेद संख्या 2 व अनुच्छेद संख्या 3, अनुच्छेद संख्या 2 व अनुच्छेद संख्या 3 में जो परिवर्तन किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, ये परिवर्तन जो है अनुच्छेद 368 है। कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368 के तहत
संवैधानिक संशोधन नहीं है, संशोधन नहीं होते। ये काम केवल कौन करती है? संसद करती है। ये काम किसका है? संसद का है। देखिए मित्रों, हम जब अनुच्छेद 368 को पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा सामान्य बहुमत। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन किए जाते हैं वो परिवर्तन कौन करती है? संसद करती है। वो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। मान लीजिए अनुच्छेद 2 में परिवर्तन है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों को संघ में प्रवेश, संसद कर रही है वो काम। हमने कहीं यहां पर ये तो लिखा नहीं संवैधानिक संशोधन है। ये देखो, संविधान में संशोधन तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। ये तो नए राज्य को संघ में प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे, किसी का क्षेत्र घटा दे, किसी के सीमाओं में परिवर्तन कर दें, किसी के नाम में परिवर्तन कर दें, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। और वो काम भी कौन करती है? संसद करती है। तो अनुच्छेद 4 यही कहता है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन किए जाते हैं, ये परिवर्तन कौन करेगी? संसद करेगी। ये अनुच्छेद संख्या 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब मित्रों, एक भेद ही, एक इंपॉर्टेंट आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि भारत जो हमारा देश है, हमारे भारत का कोई क्षेत्र है, हम किसी दूसरे देश को दें। जैसा हुआ ये 2014 के अंतर्गत है, भारत ने अपना कुछ क्षेत्र किसको दे दिया था? बांग्लादेश को दे दिया। भारत का कुछ क्षेत्र किसको दे दिया? बांग्लादेश को दे दिया। तो निश्चित है हमारा जो पश्चिम बंगाल जो है उसका कुछ क्षेत्र कम हुआ है, यानी किसी राज्य का क्षेत्र कम हो रहा है, किसी का क्षेत्र बढ़ रहा है। ये काम कौन करती है? संसद करती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत लिखी हुई बातें। तो भारत जो है, जो संसद है, भारत की किसी क्षेत्र को क्या अन्य देश को दे सकती है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत? अब बात यह है कि संसद भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकती है। यह हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जो संसद है, क्या संसद भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है? मित्रों, बिल्कुल नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। यानी भारत की संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे। ये जो फैसला है कि वो नहीं दे सकती, ये फैसला बेरूवाड़ीवाद के अंतर्गत आया था। बेरूवाड़ीवाद, और बेरूवाड़ीवाद कब आया था? 1960 के अंतर्गत आया था। और बेरूवाड़ीवाद के अंतर्गत ये फैसला किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि बेरूवाड़ीवाद 1960 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की संसद भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अगर ऐसा काम किया जाएगा, देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद संख्या 368 के अंतर्गत दिया जाएगा। यानी अब बात यह है, जो 2014 में जो भारत का कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश को दिया, जो कुछ आदान प्रदान हुआ था, भूमि आदान प्रदान, वो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत हुआ। अब बात यह है कि भारत की संसद भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। ये जो काम होता है, यानी भारत का कोई क्षेत्र यदि किसी दूसरे देश को दिया जाए तो संवैधानिक संशोधन माना जाएगा, यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन माना जाएगा। और यह फैसला बेरूवाड़ीवाद 1960 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और आपका भाग 1 पूरा होता है। यानी अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये काम कौन करेगी? संसद करेगी। 2 और 3 का काम किसका है? संसद का है। अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो संसद करती है, वो 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं है। अब बात यह है
क्या भारत की संसद भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकती है? नहीं दे सकती। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बेरूवाड़ी वाद 1960 के अंतर्गत, और ये कहा कि भारत की संसद को यह अधिकार नहीं कि वो भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे। ये काम अगर करना है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया जा सकता है। मित्रों, आपके पूरे के पूरे 4 अनुच्छेद होते हैं और भाग 1 पूरा होता है। मित्रों, एक बार हम पूरे के पूरे जो भाग 1 है उसका रिवीजन करते हैं, उसे देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। संघ व उसका राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेदों में है? 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ का नाम क्या है? संघ का नाम है भारत, अर्थात है इंडिया, जो राज्यों का एक संघ होगा। अच्छा, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों को संघ में प्रवेश कौन देगी? संसद देगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत देगी? 2 के अंतर्गत देगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, किसी का घटाना, किसी की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी के नाम में परिवर्तन करना, ये काम किसके हैं? ये काम जो है ये किसके हैं? संसद के हैं। कौन से अनुच्छेद में लिखी गई बातें? 3। लेकिन ये जो सभी परिवर्तन जो किए जाते हैं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से किए जाएंगे। अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों को कौन करेगी? संसद करेगी। ये अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है मित्रों, हमने अपना भारतीय संविधान का भाग पूरा पढ़ा। अब मित्रों, एक बेहद ही इंपोर्टेंट बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। भाग 1 को हमने पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छी बातें वो समझे। अब क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आयोग व समितियां सभी के ऊपर जिक्र करना है। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आयोग व समितियां। देखो, हम अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हमने अच्छे से पढ़ा, जो भी कुछ था उनके अंतर्गत सब पूरा निचोड़ लिया है। अब हमको पढ़ना है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आयोग व समितियां। देखते हैं कौन कौन से समितियां हैं। सबसे पहले हम बात करें भाषाई प्रांत आयोग। इसी को कहते हैं धारे आयोग। कौन सा आयोग है? धारा आयोग या भाषाई प्रांत आयोग। देखते हैं इसकी बातें क्या हैं। तो बात करते हैं भाषाई प्रांत आयोग, धारा आयोग का गठन कब हो रहा है। तो इसका गठन हो रहा है जून 1948। ये अपने रिपोर्ट कब दे रहा है? रिपोर्ट दे रहा है दिसंबर 1948। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हुआ करते थे एस के धर। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसने 2 सिफारिशें की। सिफारिश कितनी सिफारिशें की थी इसने? 2। ये 2 सिफारिश दे रहा है। पहले देखते हैं। पहले दे रहा है कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया। दूसरी इसने दी थी प्रशासनिक आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग
राज्य पुनर्गठन होना चाहिए। देखिए अब आप पूरे को समझो। भाषाई प्रांत आयोग, यानी हम पढ़ रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित आयोग और कुछ समितियां। तो भाषाई प्रांत आयोग आया है। कौन सा आयोग आया है? भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग की यदि हम बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास है भाषाई प्रांत आयोग या धर आयोग। बात एक ही है, भाषाई प्रांत आयोग, इसी को हम क्या कहते हैं? धर आयोग। भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब हो रहा है? गठन हो रहा है जून 1948 में। भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब हो रहा है? जून 1948 में। भाषाई प्रांत आयोग या धर आयोग ने अपने रिपोर्ट कब दी है? दिसंबर 1948 में। भाषाई प्रांत आयोग या धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। कितनी सिफारिशें दी थी इसने? 2। पहली क्या है कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनेगा। दूसरा ये कह रहा है यदि किसी राज्य का निर्माण करना है तो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। भाषाई प्रांत आयोग, धर आयोग, गठन जून 1948, रिपोर्ट कब दे रहा है? दिसंबर 1948। अध्यक्ष कौन था इसका? एस के धर। सिफारिश कितनी सिफारिशें दी थी इसने? 2। कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को इसने स्वीकार किया और ये कहा यदि किसी राज्य का निर्माण करना है तो भाषा के आधार पर नहीं, किसके आधार पर करना है? किसके आधार पर करना है? प्रशासनिक आधार पर करना है। अब मित्रों हम दूसरी समिति की बात करें। देखिए भाषाई प्रांत समिति। भाषाई प्रांत समिति, इसी को कहते हैं JVP समिति। कौन सी समिति है? JVP समिति। देखते हैं इसके सदस्य कितने हैं। 3 सदस्य हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। यानी कितने सदस्य हैं इसके? 3। यानी भाषाई जो प्रांत समिति है या जेवीपी समिति है, इसके सदस्य कितने हुआ करते थे? 3 सदस्य। जेवीपी समिति, देखो नाम जेवीपी समिति, भाषाई प्रांत समिति। ध्यान देना ये भाषाई प्रांत आयोग है, ये भाषाई प्रांत आयोग है, जबकि ये भाषाई प्रांत समिति है। भाषाई प्रांत आयोग की बात करेंगे धर आयोग है, भाषाई प्रांत समिति की बात करेंगे जेवीपी समिति है, जिसके सदस्य हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। अब बात करें इसका गठन कब हो रहा है? गठन तो इसका गठन हो रहा है दिसंबर 1948। गठन कब हो रहा है? दिसंबर 1948। और ये रिपोर्ट कब दे रहा है? रिपोर्ट दे रहा है अप्रैल 1949। अप्रैल 1949। अब मित्रों आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आपके पास है। भाषाई प्रांत समिति या जेवीपी समिति का गठन कब हो रहा है? दिसंबर 1948 में। जेवीपी समिति अपने रिपोर्ट कब दे रही है? अप्रैल 1949 में। कितने सदस्य हुआ करते थे? 3। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। अब इसने जब रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की जो मांग इसे अस्वीकार कर दिया। देखो इसने भी अस्वीकार कर दिया और इसने भी क्या किया था? अस्वीकार किया। जो भाषाई प्रांत आयोग है इसने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। और भाषाई प्रांत समिति जेवीपी समिति ने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। आपने 2 बातें पढ़ी हैं।
एक भाषाई प्रांत समिति, एक भाषाई प्रांत आयोग और भाषाई प्रांत समिति। भाषाई प्रांत आयोग जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे एस.के. धर आयोग भी इसे कहते हैं। गठन हो रहा है जून 1948 में, रिपोर्ट दे रहा है दिसंबर 1948 में। 2 सिफारिशें की कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना है तो प्रशासनिक के आधार पर कर दो। किस आधार पर कर दो? प्रशासनिक के आधार पर कर दो। अब इसके बाद में एक समिति आई, भाषाई प्रांत समिति, जिसे कहते हैं जेवीपी समिति, जिसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इसका गठन हुआ था दिसंबर 1948। इसने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 और रिपोर्ट में यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, अर्थात राज्य पुनर्गठन जो भाषा के आधार पर मांग चल रही थी उसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अब मित्रों हुआ ये, जब भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को लगातार अस्वीकार किया गया, भाषाई प्रांत आयोग में अस्वीकार किया, भाषाई प्रांत समिति में अस्वीकार किया, तो आगे क्या हुआ देखिए। अब देखो, अब हुआ ये कि 56 दिन भूख हड़ताल कर रहा है एक व्यक्ति, भूख हड़ताल और करने वाले शख्स हैं पोट्टी श्री रामल्लू। इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की और इनकी दिसंबर 1952 में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। यानी बात यह है कि मद्रास जो प्रांत है, मद्रास प्रांत है, यहां पर तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषा वाले लोग, और ये लगातार आंदोलन कर रहे कि हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमको भाषा के आधार पर क्या चाहिए? राज्य चाहिए। और यहां पर 56 दिन तक भूख हड़ताल करने वाला शख्स कौन आया? पोट्टी श्री रामल्लू। और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामल्लू की क्या हो गई है? दिसंबर 1952 में मृत्यु हो गई। और जो भारत सरकार है आखिरकार मजबूर हुई और उन्होंने मद्रास प्रांत जो है उसमें तेलुगु भाषियों के लिए अलग से भाषा के आधार पर राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश का गठन हो रहा है अक्टूबर 1953। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, यानी किस आधार पर बनाए? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। और भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाए? आंध्र प्रदेश बनाए। कब बनाए? 1953 में बनाए। अब ये पूरा माजरा क्या है, इसे आप एक बार वापस देखें कि जैसे भाषाई प्रांत आयोग और भाषाई प्रांत समिति, एस.के. धर आयोग और जेवीपी समिति, दोनों ने ये रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। तो इस बात को लेकर पोट्टी श्री रामल्लू जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की और दिसंबर 1952 में उनकी भूख हड़ताल करते समय क्या होती है? मृत्यु होती है। और सरकार मजबूर होकर, भारत सरकार ने मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषाओं के लिए अलग से एक राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश, अक्टूबर 1953 में, और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन से राज्य से विभाजित हुआ? मद्रास प्रांत से विभाजित हुआ। कौन सी भाषाओं के लिए हुआ? तेलुगु भाषाई लोगों के लिए हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1953 में हुआ। और 56 दिन तक भूख हड़ताल करते समय किसकी मृत्यु हुई? पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई। कब हुई? दिसंबर 1952 में हुई। ठीक है मित्रों, यहां तक की बातें हुई, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ। अब देखो हुआ क्या, और अब आ रहा है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग।
इसी को कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। इसके 3 सदस्य हुआ करते थे। पहला था फजल अली, फजल अली, ये इसके थे अध्यक्ष। दूसरे हैं के एम पणिक्कर। तीसरे हैं एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू। 3 सदस्य हुआ करते थे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य हुआ करते थे? 3। फजल अली जो इसके अध्यक्ष थे, इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, के एम पणिक्कर, एच एन कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग की यदि हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 1953 में, और इसने अपने जो रिपोर्ट जो दी है, रिपोर्ट दी है 1955 में। रिपोर्ट कब दी है इसने? 1955 में। देखिए मित्रों, फजल अली आयोग का गठन हो रहा है 1953 में, रिपोर्ट दे रहा है 1955 में। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, जिसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, फजल अली, के एम पणिक्कर, एच एन कुंजरू। अब देखें आगे की बात। तो ये जो रिपोर्ट दे रहा है, और रिपोर्ट में इसने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की जो मांग है उसे इसने स्वीकार कर लिया। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को जो स्वीकार किया गया है, कौन से आयोग ने किया है? फजल अली आयोग ने किया है। देखिए, भाषाई प्रांत आयोग, धर आयोग, भाषाई प्रांत समिति, जेवीपी समिति, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया, जबकि फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, इसने भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इन्होंने एक नई बात कही कि एक राज्य, एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है, इसे अस्वीकार कर दिया। ये कहा कि एक राज्य की एक भाषा नहीं होगी, इसको अस्वीकार फजल अली आयोग ने कर दिया। अब देखो आपके पास जो भी हैं, हमने आपको पढ़ाया भाषाई प्रांत आयोग। मित्रों, हमारी जो क्लास है बड़ी अच्छी क्लास रहती हैं, हम इनको बड़ी डिटेल से लेकर के नहीं चलते हैं। आप ये ना सोचें कि सर हम थोड़े डिटेल में गए। देखो, आज का एग्जामिनर बदल गया है, पहले की तरह ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, फजल अली आयोग, बस काम चल गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, आपको पूरी डिटेल याद करनी है। देखो, एस के धर आयोग, जिसे हम भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं, हम एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलते, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते। ठीक है, हाँ, ये नहीं है कि हम छोटी छोटी एग्जामों के लिए तैयारी करें, बड़ी एग्जाम भी हैं। ठीक है, तो पॉलिटी से इंडियन पॉलिटी के ऊपर जितने भी जो क्वेश्चन है, हम सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और हमारी जो क्लास है, आप अपने जो मित्र हैं उनको शेयर करते रहें लगातार, जिससे उनको भी ये जानकारियां मिलती रहें। तो और हम बात करें इसके ऊपर, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो रहा है 1953 में, रिपोर्ट दे रहा है 1955 में। और इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन जो है उसकी मांग को स्वीकार कर लिया। इसके सदस्य हुआ करते थे 3, फजल अली। मित्रों, याद रखने तीनों ही सदस्य कि राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। तो उस कंडीशन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तर्क वितर्क का। फजल अली इसके अध्यक्ष हैं, के एम पणिक्कर जी हैं, एच एन कुंजरू जी हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अब देखिए मित्रों, एक संशय का जो क्वेश्चन आपके मन में रहता है, हम उसे थोड़ा सा यहां पर दूर करते हैं। राज्य
पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए मित्रों, बात को समझो। अब ये देखिए, ये क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956। ये अधिनियम है, ये आयोग है। वो अधिनियम है, ये आयोग है। आयोग 1953 है, जबकि अधिनियम 1956 है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें। ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में आया। कब आया है? 7वां संविधान संशोधन 1956। और इसके तहत देश में 14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य व 6 संघ क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख हुआ। जबकि वर्तमान में हम देखें तो 28 राज्य हैं, जबकि 8 केंद्र शासित क्या हैं? प्रदेश हैं। यह वर्तमान की स्थिति है। यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके अंतर्गत देश में 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र अस्तित्व में आ गए थे। जबकि वर्तमान की यदि हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आए। इस प्रकार हमने हमारी जो क्लास है उसमें पहला तो भाग 1 पढ़ा, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक थे। उसके बाद हमने पढ़ा है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित प्रमुख आयोग व समितियां। हमने पढ़ा भाषाई प्रांत आयोग, धार आयोग। हमने पढ़ा भाषाई प्रांत समिति, जेवीपी समिति। हमने पढ़ा राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामों में। और उसके बाद हमने पढ़ा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके अंतर्गत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आए। जबकि वर्तमान में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी क्लास आपको किस प्रकार लग रही है, कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट करें। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, धन्यवाद।